पर इतना गुस्सा क्यों हो गए वो आपसे? जब आप तो उस सरकार के मुख्यमंत्री रहे, आपने बोला आपने सम्मान भी दिया, आप बेटे को भी मंत्री बनाने को तैयार थे, इतना खुंदक क्यों हो गई? क्या आपका कद बड़ा हो गया महाराष्ट्र के अंदर? गुस्सा इस बात का था? अमीश भाई, कद बड़ा हो गया ये तो गुस्सा था ही। इनके खिलाफ बोलना तो ये सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ही डजंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। इनको डेमोक्रेसी से कोई लेन देन नहीं है। और मैं आपको कहता हूं, केवल मेरे खिलाफ नहीं, हमारी पार्टी के 5-6 नेताओं को झूठे केसेस में इन्होंने फंसाया। वो तो मैं था, और मैं विपक्षी नेता के रूप में बहुत डेंजरस आदमी हूं। मैं साफ बताता हूं आपको जी। मैंने इनकी, मतलब ये जो कहते हैं ना कब्र खोदना, इनकी मैंने खोद दी। खैर, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। और इनका पूरा प्लान शूट करके पेन ड्राइव में मैंने दे दिया कि ये देखो, ये तुम्हारा प्लान है, ये तुम लोग बैठे हुए हैं और ये तुम लोगों ने किया हुआ है। और इस प्रकार से जब आपने प्लान पेन ड्राइव में दिया तो खुलासा कर दीजिए, फिर दूसरी तरफ से क्या बोला गया? क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, एकनाथ शिंदे को आपने अपनी तरफ कैसे लिया? देखिए, मैंने अपनी तरफ नहीं लिया जी, बीजेपी ने अपनी तरफ कैसे लिया? नहीं, बीजेपी ने, इन्होंने उसको ढकेला। शिंदे जी को इन्होंने ढकेला। एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे के बहुत लॉयल शिवसैनिक, बहुत लॉयल, एक हिंदुत्ववादी इस प्रकार के लॉयल शिवसैनिक थे। जैसे इनके ध्यान में आया कि जो चुनकर आए हुए एमएलए है ये शिंदे जी को ज्यादा मानते, क्योंकि शिंदे जी उनकी अड़चनों में उनके साथ है, उनकी तकलीफों को दूर कर रहे जी, तो इन्होंने शिंदे जी के पर काटना शुरू किया। क्योंकि इनको जैसे ध्यान में आया कि आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट करने में कौन व्यक्ति तकलीफ दे सकता है या कौन व्यक्ति उसमें रोड़ा बन सकता है, तो एकनाथ शिंदे है। क्योंकि एमएलए को तो शिंदे जी चाहिए, तो इन्होंने धीरे धीरे उनके पर काटने चालू किए और उनको रोज अपमानित करते थे। एकनाथ शिंदे जी के डिपार्टमेंट की बैठक सीएम ले तो समझ सकते, सीएम को सब अधिकार होता है जी। एकनाथ शिंदे जी को बिना बुलाए आदित्य ठाकरे करते थे और निर्णय करते थे। तो ये सारी चीजें, और फिर धीरे धीरे उनके ध्यान में आया एकनाथ शिंदे जी के और उनके सारे लोगों के, इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। हमारी जमीन तो हिंदुत्व से बनी हुई है और ये तो पूरा तुष्टीकरण में लगे हुए, तो वहां तो हम लोग मार खा ही रहे जी, और हमारे पर भी ये काट रहे। तो इनके सामने अस्तित्व की लड़ाई तैयार हुई, एक अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह तैयार हुआ, और जिसके चलते एकनाथ शिंदे जी के पास कोई चारा नहीं था। बाला साहब के विचारों को जिंदा रखना था, अपने संगठन को जिंदा रखना था, वो हमारे साथ आए। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, इंटरिम बेल मिली है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये एक तरह का जवाब है जो कि अलोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार उनके साथ कर रही थी। न्यायालय ने इंटरिम बेल दी है, 2 तारीख को वापस सरेंडर करने को कहा है। अगर प्राइमा फेसी केस उनके खिलाफ नहीं होती तो न्यायालय उनको रेगुलर बेल देता। एक स्पेशल केस इस रूप में न्यायालय ने फैसला लिया है और न्यायालय ने बहुत साफ टिप्पणी की है। ये बेल उनको जो मिली है चुनाव के प्रचार के लिए मिली है, वो सीएम का कोई काम नहीं कर सकते। इसका मतलब प्राइमा फेसी केस उनके खिलाफ है। अब कोई आदमी बेशर्मी से इसका भी जश्न मनाए, भी इतिहास में पहली बार इस तरह की। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी नहीं करूंगा, उसके मेरिट डिमेरिट पर टिप्पणी हो सकती है, लेकिन वो पॉलिटिकल फोरम पर नहीं, पॉलिटिकल फोरम पे नहीं हो सकती। जी जी, आखिरी सवाल आपसे। बीजेपी इस बार 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपका अलायंस जो है, पिछली बार आपने 25 में से 23 जीती थी, लेकिन मैं आपसे महाराष्ट्र का नंबर पूछना चाहता हूं कि आपको, मतलब प्रचार का शतक लगाते हुए लगभग शतक आप लगा चुके हैं, तो क्या नंबर आपको दिखाई देता है? कि मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, पिछले समय 41 सीटें हमारी आई थी, बीजेपी और शिवसेना और हमारा अलायंस मिलाकर। इस बार हम उससे आगे जा सकते, पीछे नहीं आएंगे। पक्का? पक्का। और शिवसेना कहती है, उद्धव ठाकरे वाली, कि राज ठाकरे की कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। उनको पिछले कई चुनाव में ध्यान में आया और इस चुनाव में ध्यान में आएगा कि राज ठाकरे की वैल्यू क्या है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना समय दिया। देवेंद्र फडणवीस जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।